हेलो एवरीवन। तो जो भी साथी पंजाब पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यस, तो हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। इस सेशन में हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। यस, तो पिछले सेशन में हमने कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन किए थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है ना। मतलब इनऑर्गेनिक में ईएसआर, मोसबेयर, एनक्यूआर, और ऑर्गेनिक में आपका एनएमआर, आईआर, यूवी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फिजिकल में रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन। यानी कि कोई किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आपको छोड़ना नहीं है, हर एक टेक्निक से आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। सही है। लो भाई शुरुआत करते हैं। देखो आज के सेशन का पहला सवाल। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस सवाल में क्या कह रहा है, गिवन दैट द स्पेसिंग ऑफ द लाइन इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। यानी कि माइक्रोवेव लिख के दे दिया तो आपको पता चल गया होगा सर सवाल किसका है भाई, हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। क्लियर है भाई। अब आपको पता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें एल्यूमिनियम एच के लिए हमें क्या दिया है, रोटेशनल लाइन के बीच की स्पेसिंग दी है ना। और हमसे कह रहा है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो भाई अगर हम बात करें तो सर लाइन के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो हमारी होती है 2b। और ये 2b जो है ये आपको दे दिया लगभग 12.604। सही है, सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से आप क्या निकाल लोगे, क्योंकि जो स्पेसिंग होती है लाइन के बीच की भाई वो हमारे पास सर कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 2b। जो रोटेशनल लाइन होते हैं देज आर इक्वली स्पेस ना, रिजिड रोटर मॉडल की अगर बात करें उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो b का मान जो है वो आपका बन जाएगा 12.604 को आप 2 से भाग कर दो, ये लगभग आ जाएगा 2 छिक 12, 2 दूनी 2 तिया 6, 0 2 दूनी 4, ये आपके पास आ गया है। अब आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है। देखो रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है भाई, सर बी को हम लिखते हैं एच कट स्क्वेयर अपॉन 2 आई, और एच की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई। यहाँ पे जो बी होता है बेटा ये किस में होता है, जूल में, और हमने पढ़ा हुआ है हमें बी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो आपको पता है जूल को अगर सेंटीमीटर इनवर्स में हमें चेंज करना है तो हम किससे भाग दे देते हैं, एच सी से। सही है ना, याद रखना जूल को अगर किस में बदलना है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो क्या कर दो भाई, डिवाइड बाई एच सी, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो बेटा रोटेशनल कांस्टेंट को हम ऐसे भी लिख देते हैं एच अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई सी, क्योंकि इसको हमने किससे भाग दे दिया, एच सी से। और यहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जब आप निकालोगे यहां से तो ये हमारा बन जाएगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वेयर बी इंटू सी। ये सब इसलिए किया है ताकि यूनिट आपके पास क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपसे पूछा जा रहा था, ये हमारा क्या बन गया सर, एच अपॉन 8 पाई स्क्वेयर, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ये आपका होता है बेटा जूल सेकंड। और देखो जूल को क्या लिखा जा सकता है यूनिट थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप जूल को ये लिख सकते हो ना, क्योंकि न्यूटन एफ इंटू एम इंटू ए होता है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। तो यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट, यानी कि जूल की जगह क्या लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका सेकंड। नीचे 8 आएगा बेटा, पाई का मान 3.14, इसका आप स्क्वायर कर दोगे। रोटेशनल कांस्टेंट कितना आया है, 06.302 था भाई, ये सेंटीमीटर इनवर्स है। उसके अलावा सी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हम सेंटीमीटर में ले लेंगे, वैसे 3 × 10⁸ होती है, सेंटीमीटर में लेंगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कट जाएगा, इनवर्स से सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ पे देखो 1 सेकंड कटेगा, 1 सेकंड इनवर्स कटेगा। यूनिट जो है वो आपकी कैलकुलेट हो गई है भाई, ये 10 की पावर -34। नीचे 8 इंटू 3.14, 3.14 6.032 ये बनेगा, और इंटू 3 10 की पावर 10। इनको आप ऊपर लेके जाओगे, इसको आप जो गुणा भाग है इसको आप सोल्व कर सकते हो।
सही है ना। ये कैलकुलेट करोगे तो ये जो अराउंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी भाई, किलोग्राम में ही निकालेंगे बेटा, 4.44 10⁻⁻47। यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट देखो, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो जब भी फिजिकल का कोई सवाल आएगा ना, ध्यान रखना उसमें आपको यूनिट पर फोकस रखना है। यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है ना, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी लेकिन यूनिट जो है उस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। अब जो ऑप्शन आप देखोगे ऑप्शन में देखो सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये देखो पावर से कट जाएगा, पावर से ही कट जाएगा। मेनली तो पावर से भी आप ऑप्शन में जा सकते थे ना, पावर आपको बनानी थी, उसी से आपका काम हो जाता, कर लोगे, चलिएगा। तो याद रखना, अब पेपर में सीधा ही आपसे मान लो रोटेशनल कांस्टेंट पूछ ले तो हर एक फॉर्मूला भाई एच कट स्क्वायर अपॉन 2i भी लिख सकते हैं, बी को हम एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई लिख सकते हैं, ये लेंगे तो क्या आएगा, जूल आएगा। और अगर एच सी से भाग दे देते हैं यानी कि h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये हमारा किस में आ जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स में। इतना सा कॉन्सेप्ट था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब कह रहा था नंबर ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशनल नॉर्मल मोड ऑफ CO2। CO2 की कहानी क्या होती है, देखो भाई CO2 की अगर बात करें तो देखो वाइब्रेशनल मोड की अगर हम बात करें तो आप सबने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूल दो प्रकार से हो सकते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर, ठीक है। तो अगर मैं वाइब्रेशनल मोड की बात करूं यहाँ पे हमारे पास भाई लीनियर होगा तो कितने होते हैं, 3n-5 होते हैं। नॉन लीनियर होते हैं तो 3n-6 होते हैं, यही कहानी होती है। CO2 जो है बेटा ये आपका लीनियर है, सही है। तो यहाँ पे n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो गया है। तो वाइब्रेशनल मोड कितने आ जाएंगे यहाँ पे सर, 3 × 3 - 5, 9 में से 5 गया 4, सही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, 4 तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, सवाल ये है कि IR एक्टिव मोड कितने होंगे। तो देखो हम पढ़ते हैं बेटा फिजिकल स्पेक्ट्रा में, नोट्स में भी है, नोट्स में पूरा है ये, अगर आप कोर्स पढ़ रहे हो तो देखो हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो हम इसमें लेके चलते हैं कि भाई जो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, क्योंकि CO2 का पॉइंट ग्रुप D∞H होता है बेटा, इसमें इन्वर्जन सेंटर जो है वो प्रेजेंट है। और जिस भी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है उसमें रोटेशनल बोले तो वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रा में कोई कॉमन एक्टिव मोड नहीं होता। CO2 में बेटा 4 मोड होते हैं। 4 मोड कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो आपके पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है, एक आपके पास एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है, एसिमेट्रिक, और दो हमारे पास यहाँ पे बेंडिंग मोड होते हैं। कौन से मोड होते हैं, बेंडिंग मोड होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर में आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये दो बेंडिंग मोड हो गए, यहाँ पे कोई कॉमन मोड, एक आपका IR एक आपका रमन। अब IR का जो सिलेक्शन रूल होता है वो आपका ये होता है मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन चेंज होना चाहिए, लेकिन जब सिमेट्रिक वाइब्रेशन होगी उसमें डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता। तो ये जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला मोड है ये आपका IR इनएक्टिव होता है, ये आपका रमन एक्टिव होता है, सही है। रमन का सिलेक्शन रूल होता है मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए ना, मस्ट बी एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये तीनों मोड IR एक्टिव होते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन किसका था, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सही है, पढ़ा होगा आप अगर कोर्स में हो तो पढ़ लेना। क्वेश्चन बेसिक बेसिक पूछे जा रहे हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सही है। तो IR एक्टिव, टोटल वाइब्रेशनल मोड 4 होंगे जिसमें से 3 IR एक्टिव होंगे। आगे अगली बार मान लो रमन एक्टिव पूछ ले तो रमन एक्टिव मोड कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अगले सवाल की चर्चा करते हैं भाई, देखो यस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपसे क्या कह रहा है, हमसे सर यहाँ पे कह रहा था एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद लाइट वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। बस थोड़ी कैलकुलेशन, प्लैंक का नियम दिया है बेटा, प्लैंक के अनुसार E बराबर h न्यू होता है, और न्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, C/λ। लैम्बडा आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में, तो आपको पता है यहाँ पे अगर लेके चलेंगे वैल्यू पुट करेंगे 6.626, देखो
6.626 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड हो जाएगा। सी की वैल्यू पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी होती है सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। नीचे वेवलेंथ जो है हमें नैनोमीटर दिया हुआ है, तो बेटा एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 9 मीटर लिख सकते हैं। सही है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो बना है ये 200 इंटू हमारे पास ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। नैनोमीटर को मैंने ये लिख दिया, ठीक है, बाई 10 की पावर 9। यहां से देखो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, आंसर आपका किस में आ गया, जूल में। दूसरा ये 2 पॉइंट काटोगे यहाँ पे, ये 10 की पावर माइनस 7 बनेगा। यहां से अगर मैं काटूंगा 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 34, माइनस 34 जो है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 7 घटाओगे सर ये बन गया 10 की पावर माइनस 27, और 8 इधर है, 8 काटोगे तो 10 की पावर माइनस 19 बच जाएगा। अब ऑप्शन में सब में 10 की पावर माइनस 19 दिया हुआ है, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया 6.626 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटा 2। यहां से आप गुणा करोगे ये बनेगा 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिंग 18, और ये आपके पास बन जाएगा 3 छिंग 18 और 1 19, ये बनेगा। इसको आप 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तो बेटा ये आपका कितने से जाएगा, 2 एकम 2, ये आपका 9 जाएगा, 2 नीम 18, 1 बचेगा, फिर से 9 जाएगा, यानी कि 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर है? तो ये तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इतना आपको थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन, फिजिकल में तो बस यूनिट कन्वर्जन पढ़ लो, कोई मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछ रहा है। अगला सवाल देखो बेटा, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो हमसे क्वांटम में पढ़ते हैं ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर जब पढ़ते हैं बेटा, एसएचओ की जो एनर्जी है वो एन पे डिपेंड करती है, और ये हमारे पास होती है एन प्लस 1/2 एच म्यू। अगर देखो 1D एसएचओ पढ़ते हैं क्वांटम में, 2D पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं, मेंशन करके नहीं दिया हुआ है हमें, तो फिर हम 1D एसएचओ लेके चलेंगे। और यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी एन का मान कहां से शुरू होता है बेटा, 0 से, और 0 पॉइंट एनर्जी किसको बोला जाता है, लोवेस्ट एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू लोवेस्ट एनर्जी लेवल। और आपको पता है एसएचओ के अंदर जो लाइन की स्पेसिंग है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। भाई 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एच म्यू, 1 पुट करोगे तो 3/2 एच म्यू, 5/2 एच में, ऐसे पूछा जा सकता है सवाल। तो याद रखना एसएचओ मॉडल में एनर्जी लेवल की स्पेसिंग क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, एच म्यू बाई 2। द लोवेस्ट स्टेट जो आपके पास सबसे नीचे वाली जो एनर्जी है, जैसे जब आप पढ़ते हो रिजिड रोटर मॉडल तो वहां 0 पॉइंट एनर्जी 0 होती है, वो नेट में सवाल आया हुआ है। बॉक्स पढ़ते हो उसमें आपके पास 0 पॉइंट एनर्जी 0 नहीं होती। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज माइक्रोवेव एक्टिव। देखो बेटा माइक्रोवेव एक्टिव बोले तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, सही है ना। एक बात और याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है माइक्रोवेव का सोर्स क्या होता है ना। ईएसआर में भी हम किसका यूज करते हैं, ईएसआर में माइक्रोवेव का यूज करते हैं। अगर पेपर में सोर्स पूछ ले तो क्या सोर्स होता है, पढ़ा हुआ आपने, क्लेस्ट्रॉन होता है आपके पास माइक्रोवेव का सोर्स, सही है ना, कर लोगे। चलिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि बताओ मोलिक्यूल, रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं माइक्रोवेव रीजन में, तो इसके लिए क्या कंडीशन पढ़ते हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। और ऐसा मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट उनके पास होता है जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। सीधा सा फंडा यही है, ये रहा आपका HCl जो होगा होम, ये आपका क्या होगा बेटा, इनएक्टिव इनएक्टिव। CO2 जो है देखो IR एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के पास मस्ट हैव डायनेमिक डाइपोल मोमेंट। उसके साथ साथ होमो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल को छोड़ के दुनिया के सारे मॉलिक्यूल IR एक्टिव होते हैं, सही है ना। अगला क्वेश्चन, द सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेशनल रमन लाइन। देखो भाई आपको पता है बीच में हमें मिलता है, बीच में जो है ये हमें मिलता है रेले स्कैटरिंग, इसके राइट साइड में हमें मिलती है एंटी स्टोक, लेफ्ट साइड में मिलती है स्टोक लाइन। आपको पता है हमारे पास जो
रमन लाइन होती है उनके लिए सिलेक्शन रूल जो होता है वो आपका होता है +-2। अगर मान लो रेलवे की बात करता तो रेलवे के लिए क्या होता है डेल जे बराबर 0, लेकिन हमसे रमन लाइन पूछा है, डेल जे क्या हो जाएगा +-2। दूसरा रोटेशनल रमन लाइन में बेटा स्पेसिंग कितनी होती है, तो स्पेसिंग भी याद रखिएगा, स्पेसिंग यहाँ पे होती है 4bj + 6b, सही है ना। पहली लाइन के बीच में और रेलवे लाइन के बीच में अंतर जो है वो आपका 6b का होता है, फिर अंतर 4b का होता है। तो याद रखिएगा यहाँ तो सिलेक्शन रूल ही पूछा गया है। अगला सवाल देखो भाई, एनर्जी स्पेसिंग पूछी जा रही है। तो देखो आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद आती है आपकी वाइब्रेशनल, फिर आती है रोटेशनल और फिर आती है ट्रांसलेशनल। आपसे लेवल वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन द मोलिक्यूल। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा सबसे आगे इलेक्ट्रॉनिक है, फिर वाइब्रेशनल होता है, फिर रोटेशनल होता है, और सबसे पीछे ये आपके पास ट्रांसलेशनल होता है। ये लगभग 10⁻⁻19, ये 21, ये 23, और ये आपका होता है 10⁻⁻60 सेंटीमीटर इनवर्स। इतना गैप कम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। यस, देखो क्वेश्चन देखो, आपको करना क्या है, बस सिलेबस पढ़ना है यार, सही है ना, और कोई ज्यादा भारी सवाल नहीं पूछा जा रहा। लेकिन हाँ, छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक आप छोड़ के जाओगे ना पेपर में, तभी कह रहा हूँ, मान लो आपने तैयारी कर ली, फिर भी जो भी टॉपिक आपके रहते हैं, चाहे आपने मेटलर्जी क्यों नहीं पढ़ा हो, कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, तो आप ऐप पे जाके इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। और ज़्यादा हम फीस भी नहीं है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, आप देखोगे कोर्स को चेक कर सकते हो ऐप पे, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेलो वैल्यू, तो डेलो वैल्यू का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। तो डेलो वैल्यू अगर हम देखें, चलिएगा, आपसे कह रहा है करेक्ट वैल्यू ऑफ डेलो। देखो आपने पढ़ा हुआ है, देखो भाई, जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाते जाएंगे उतनी हमारे पास शिल्डिंग होती जाएगी, डीशिल्डिंग होती जाएगी ना। तो यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपका ब्रोमीन आ जाएगा, ये आपका आयोडीन आ जाएगा, सही है। सबसे ज्यादा डीशिल्डिंग कौन कराएगा, फ्लोरीन कराएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I, सही है। अगर हम बात करें CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे आपके पास एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट भी लगेगा, उसकी वजह से CH3 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एक तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, ये भी -I लगाएगा क्योंकि कार्बन sp है, सही है ना। लेकिन दूसरा आपके पास यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट भी लगेगा, तो उस वजह से फ्लोरीन से भी आगे कौन चला जाएगा, CH3CN। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, CN। तो अब याद रखना, जैसे हम पढ़ते हैं ना केमिकल शिफ्ट में भाई, सबसे ज्यादा क्या आता है, देखो ये क्वेश्चन पूछ ले, सबसे आगे कौन आएगा, एल्डिहाइड का प्रोटॉन आएगा, 9 से 10 पे आएगा। इससे आगे कौन सा प्रोटॉन आएगा, इससे आगे एसिड वाला प्रोटॉन आएगा, ये 10 से 11 ppm आता है, सही है ना। ये आपका 9 से 10 ppm आता है। तो वैल्यू पूछ सकता है, इसके बाद कौन आएगा सर, इसके बाद हमारे पास बेंजीन वाला आ जाएगा, 6.5 से 8.5 आता है। इसके बाद कौन सा आएगा, ऑयली फिनिक प्रोटोन आएगा, यानी कि डबल बॉन्ड वाला, एल्कीन वाला। इसके बाद कौन सा आएगा, एल्काइन वाला आएगा, समझा नहीं समझे। फिर आपका नंबर आता है किसका, एल्केन वाले प्रोटोन का। तो ये ऑर्डर याद रखना, कई बार आपसे पूछ ले। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दो वैल्यू तो जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सी, अगर CH3 के साथ O जुड़ा हुआ है तो ये प्रोटॉन जो है ये कितने पे आते हैं बेटा, 3 से लेके 5 ppm के बीच में। C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 जुड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू आती है 2.1 से 2.5 के बीच में। ये दोनों डाटा NMR के परस्पेक्टिव और भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो,
आपसे कह रहा है सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। यार देखो ये क्वेश्चन ना ध्यान से सुनना, 2 बार पूछ लिया पेपर में भाई। सी डबल बॉन्ड ओ आई आर स्पेक्ट्रा ऑफ साइक्लोपेंटेनोन और साइक्लोहेक्सेनोन, मैंने बताया पिछले क्लास में भी, ये आता है 1745 पे। और 6 मेंबर का जो कीटोन होता है वो हमारे पास नॉर्मल आता है 1715 पे। यानी कि डायरेक्ट आपसे आईआर वैल्यू ही पूछ रही है, और आईआर वैल्यू आप पढ़ोगे, लेक्चर देखोगे, आपको याद हो जाएंगे ना। तो ऐसा ऑप्शन देखो, साइक्लोपेंटेनोन ये आपका बी ऑप्शन ही बन जाएगा। हेक्सोनोन जो है वो 1715 पे आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ईएसआर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एन मैग्नेटिक फील्ड। देखो आप देखोगे यार, ये सवाल चलो आपका पेपर में आया हुआ है, लेकिन आपके नोट्स में सेम यही क्वेश्चन हमने किया हुआ है अगर आप ईएसआर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। देखो अगर मैं बात करूं ईएसआर स्पेक्ट्रा में जो अंतर होता है एनर्जी लेवल के बीच का, बेटा वो हमारा होता है जी इंटू जी, आपका लैंडेजी फैक्टर, ये आपका बोर मैग्नेटोन, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना जी की वैल्यू आपको देगा, और डेली को हम किसके बराबर रख देते हैं, एच न्यू के बराबर रख देते हैं। तो यहां से दोनों को बराबर करते हो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है न्यू जो है वो आपका बन जाएगा जी इंटू म्यू ई इंटू बी डिवाइडेड बाई एच, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, लेकिन मैंने आपको और भी आसान करके बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है भाई, ये याद रखना जो जी होता है वो बराबर होता है 71.84। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, गीगाहर्ट्ज में आएगी। और सवाल सोल्व करना हो तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो मिली टेस्ला में, बस क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। सही है, अब यहाँ पे ये इसलिए यूज कर लेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, गीगाहर्ट्ज में हम निकाल देंगे, क्या बन जाएगा सर, जी इंटू बी, ये मुझे लेना पड़ेगा मिली टेस्ला में, और 71.84 से मैं भाग दे दूंगा। अब जी का मान जो है वो आपको इतना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया बेटा, 0.33 टेस्ला। टेस्ला दिया है 0.33, लेकिन मिली टेस्ला में लूंगा तो कितने से गुणा कर दूंगा, 1000 से। 71.84 से आप भाग कर दो, जब सोल्व करोगे लगभग 9 गीगाहर्ट्ज के बराबर आ जाएगा। तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, सही है ना, ये शॉर्ट है। बस ये दे दे, ये पूछ ले, ये दे दे, ये पूछ ले, इन यूनिट का ध्यान रखना है। कई बार मैग्नेटिक फील्ड आपको गोज में दे दे तो 1 टेस्ला 10,000 गोज के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, टेस्ला आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हम बोल देते हैं। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड आपको किसमें दी हुई है, 9 गीगाहर्ट्ज बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पीक, बिल्कुल सही है। पोजीशन ऑफ पीक यानी केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हम सिग्नल की बात करते हैं, ये केमिकल शिफ्ट की बात हो गई। इंटेंसिटी ऑफ पीक, यस ये भी हमें पता चलता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट शो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल स्फेरिकल टॉप होते हैं, ऐसे होते हैं स्फेरिकल टॉप, जिनका पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आइकोसाहेड्रल होता है, वो रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं आइसोट्रोपिक पोलराइजेबल, आइसोट्रोपिक पोलराइजेबल। और आइसोट्रोपिक पोलराइजेबल जो होते हैं वो रोटेशनल रमन इनएक्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा SF6, ये इसका ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा। टेट्राहेड्रल मैंने CH4 लिख दिया, CCl4 लिख दिया। आइकोसाहेड्रल में C60 लिख दिया, या B12H12-2 रख दिया। ये रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका SF6 हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका पॉइंट ग्रुप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वो आइसोट्रोपिक पोलराइजेबल होते हैं। सही है, उनकी पोलराइजेबिलिटी चेंज नहीं होती। H2O मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा पूछ रहा है ना, तो H2O मॉलिक्यूल में देखो क्या होता है अगर देखोगे IR स्पेक्ट्रा ऑफ H2O मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू, देखो यहाँ पे 2 OH बैंड है, तो हमें 2 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेंगी और 1 डेल OH बैंड, ये वाली बात सही है ना। यहाँ डेल OH बैंड यानी कि डेल केमिकल शिफ्ट की बात कर रहा है, सही है, NMR के परस्पेक्टिव बोल रहे हैं। अब कह रहा है नो IR बैंड एज इट इज IR इनएक्टिव, नहीं ये तो गलत है, एक तो आएगा ही नहीं, 2 आएंगे। ठीक है ना, यस ये वाला क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से सुनना, आपके पास इस क्वेश्चन में उसने
अगर हम देखते हैं भाई, आपको दे दिया ए फंडामेंटल आईआर बैंड अपीयर एट 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, फर्स्ट ओवरटोन इज एक्सपेक्टेड टू। यहाँ पे ना थोड़ा देखो आप ना, आप पता है सर, अगर हम बात करें ओवरटोन बैंड की, बेटा ओवरटोन बैंड जो हमें मिलते हैं, ये आपको पता है ये हमारे पास एएचओ मॉडल में मिलते हैं, एन हार्मोनिक ओसिलेटर एएचओ मॉडल में मिलता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में मिलते हैं, सही है। जहां पे एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, ओमेगा ई। हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन बाई टू ओमेगा ई प्लस एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, यही होता है, सही है। बोलो, पहला फंडामेंटल बैंड कहाँ से कहाँ मिलता है, 0 to 1 मिलता है। क्या मिलता है फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड 0 से 1 मिलता है। डेली क्या होता है फंडामेंटल बैंड का, ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा ई एक्स। भाई दूसरा, अगर ओवरटोन बैंड की बात करूं, फर्स्ट ओवरटोन बैंड की बात करूं, तो ये 0 से कहाँ मिलेगा बेटा, ओवरटोन बैंड हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, और फर्स्ट ओवरटोन है तो एक बढ़ के जाएगा, यानी कि एक को छोड़ के चला जाएगा। ये कहाँ मिलता है बेटा, सर ये मिलता है 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स। अगर मैं बात करूं सेकंड ओवरटोन बैंड की, तो सेकंड ओवरटोन बैंड कहां से मिलेगा, 0 से 3 मिलेगा, दो बढ़ के जाएगा भाई, सेकंड ओवरटोन बैंड है तो यानी कि 0 से 3 जाएगा, एक बढ़ के जाएगा। ये कितने मिलेगा, 3 ओमेगा ई एक्सी माइनस 12 ओमेगा ई एक्सी, ये हम निकालते हैं। लेकिन सर यहाँ हमें एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट नहीं दिया, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो फिर हम ये कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बेटा जो एन हार्मोनिसिटी है उसको हमें नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा। ओमेगा ई को हम 0 मान के चलेंगे, हम एस एच ओ, सॉरी ओमेगा ई एक्स ई जो है वो हम 0 लेके चलेंगे, और हम यहाँ पे आइडियल मॉडल का यूज कर लेंगे। किसका यूज करेंगे, आइडियल मॉडल। अब आपको पता है आइडियल मॉडल में एन बराबर 0 है, 1 है, एन बराबर 2 है, एन बराबर 3 है। भाई इसकी एनर्जी कितनी होती है बेटा, इसकी एनर्जी होती है हाफ ओमेगा ई, इसकी एनर्जी कितनी होगी 3/2 ओमेगा ई, इसकी एनर्जी कितनी होगी 5/2 ओमेगा ई। तो आपको पता है 0 से 1 तो कौन सा बैंड, फंडामेंटल बैंड, कितने का अंतर आया, ओमेगा ई का। 0 से अगर मैं n/2 गया, ये पहला ओवरटोन बैंड, ये कितना आया बेटा, 5/2 में से 1/2 गया, ये आया 2 ओमेगा ई। अब फंडामेंटल बैंड जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, तो ये उसका डबल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। वरना और कोई लॉजिक नहीं था इस सवाल को सोल्व करने का, सही है। तो एक्सी की देखो पेपर में उसने क्वेश्चन आपको इजी बना के दिया, 2016 में पूछा कि उसने एन हार्मोनिसिटी नहीं दी, तो फिर हम क्या लेके चलेंगे, एएचओ से एसएचओ मॉडल कंसिडर करके चलेंगे, एन हार्मोनिसिटी को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। जो आंसर आएगा भाई वो आपका कितना आ जाएगा, 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, कर लोगे, सही है। तो आपने अभी तक अपनी ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये कंटिन्यू चलती जाएगी। जो भी साथी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, देखो हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के क्वेश्चन हमने कवर किए, सही है ना। ये हमारा बैच है, ये रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है, ये हरियाणा पीजीटी का रिजल्ट है। कोई भी एग्जाम हो सिलेक्शन हो रहे हैं, इस बार भी बहुत सारे साथी इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट अफोर्डेबल फीस में आपका ये कोर्स है, जस्ट 2999। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, केवल आपको जीएसीएस जयपुर ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप में ही आप इस कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है, चलिएगा एक बार विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो जितने भी साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं पंजाब पीजीटी एग्जाम की, तो उनसे मेरा निवेदन है आप जीएसीएस जयपुर ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है, सही है। तो दूसरा कुछ साथी जो है चलिए कुछ साथी हैं जो
iOS यूजर है तो उनके लिए मैं बता देता हूं। देखो आपको करना क्या है, आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे आपको जो कोड यूज करना है, यूज जो कोड करना है वो आपको करना है KQBJBL। ये कोड आपको यूज करना है, वहां पे आपको कोर्स हमारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाओगे GSC जयपुर ऐप आपको नजर आ जाएगा, वहां पे आप इन्वॉल्व होके, अभी इसमें ऑफर चल रहा है 2999 में ही आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो पहले तो कंप्लीट कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एक बढ़िया टेस्ट सीरीज जिसमें 81 टेस्ट हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे PYQs आपको मिल रहे हैं PGT एग्जाम के, तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी, सही है। पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते हुए चलो। बाकी यूट्यूब पे मेरे सेशन आप फॉलो कर ही रहे हो, और ये रिजल्ट नेक्स्ट विल बी यू। तो जितने भी साथी सीरियसली पढ़ रहे हैं, बस मेरा एक कहने का मतलब है कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सही है ना, क्योंकि हर टॉपिक से सवाल बना के दे रहा है एग्जामिनर। क्लियर है? विश यू ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।